नमस्कार। पहला दोस्तों, पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में वैसे तो बहुत न्यूज ही न्यूज है, लेकिन एक न्यूज ये कि 25 साल का उत्तराखंड हो गया और 25 साल में बहुत कुछ चमक धमक दिखाई जा रही है। सियासी तौर पर राष्ट्रपति भी पहुंचे, प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। इस तरह की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश हो रही है कि 25 साल में उत्तराखंड ने झंडे गाड़ दिए और अब सब कुछ ठीक ठाक है। बल जिस हिसाब से उत्तराखंड आंदोलन चला और उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग हुई, वो अवधारणा अब जमीन पर उतर रही है। ये सब बताया जा रहा है, आगे बताया भी जाएगा, आपको दिखाया जाएगा, आपको अलग अलग मंचों से माइक से बोलकर। लेकिन उन सब के बीच एक सवाल ये कि 25 साल में उत्तराखंड कहां पर खड़ा है? क्या राज्य आंदोलनकारियों की जो सोच थी, जो सपने थे, उन सपनों पर खड़ा उतरा है अपना उत्तराखंड? यहाँ की सियासत, यहाँ के लोग, यहाँ का प्रशासन, युवाओं को रोजगार की बात हो, पहाड़ से पलायन की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, और भी तमाम बातें हो सकती हैं। यह परखने का वक्त आ गया है। जब 18 साल का हुआ तब भी मैंने ये सवाल किया था, लेकिन लोगों ने कहा अभी तो बालिग हुआ ही है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन अब इससे ज्यादा इंतजार और क्या करें? 25 साल तो बहुत हो जाते हैं बताने के लिए, दिखाने के लिए, जुटाने के लिए कि भाई 25 सालों में अपने प्रदेश ने वो कौन कौन से मुकाम हासिल किए। बल कितना रोजगार आया, कितना रोजगार मिला, और हाँ, वो आंकड़ा भी सामने आना चाहिए कि कितने लोग पहाड़ से पलायन कर मैदानी क्षेत्रों में बस गए। उत्तराखंड में नहीं, दिल्ली, नोएडा और इसके अलग भी चले गए। ये सब हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, कितना कितना काम उत्तराखंड में हो चुका है और कितना और करने की जरूरत है। मेरे साथ एक खास मेहमान, राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकृति जी हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत। मैं ये सवाल हर बार धन्यवाद। पूछता हूँ, 9 तारीख को भी पूछता हूँ जब हम बर्थडे मनाते हैं अपने प्रदेश का। और अभी तो रजत जयंती की चमक धमक है, देहरादून में तो बहुत सारा लाइटिंग लुइटिंग हुआ होगा, दिवाली वाली लाइटें उतरी नहीं होंगी, आप लोग देख रहे होंगे। मैं आपके जरिए समझना चाहता हूँ प्रदीप जी कि जो लड़ाई लड़ी गई पृथक राज्य के लिए, जिस हिसाब से लड़ी गई, जिन सपनों को लेकर लड़ी गई, अब तो ये वक्त आ गया ना 25 साल की हम सवाल कर सकते हैं इस पर कि हम कहां पर खड़े हैं, क्या हुआ या नहीं हुआ। आपके जरिए शुरुआत करिएगा, बताइएगा क्या है लबो लुबाब 25 साल का, फिर बात करेंगे कि चीज पर। देखिए, निश्चित रूप में पहले तो मैं धन्यवाद दूँगा कि आपने पुनः इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में हमेशा आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके आते हैं और वो उसका असर कहीं न कहीं शासन और सरकार पे भी पड़ता है। कई चीज़ें उसको हम दूसरी दृष्टि से नहीं देखते हैं, जो मेरा अपना मानना है कि उसको आलोचना-समालोचना के हिसाब से उसमें आपके इन डिबेटों के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से सरकार में एक सुझाव जाते हैं, उसपे फिर अपनी टीम लगा के काम करना चाहिए या काम करती होगी। निश्चित रूप में 25 वर्ष का मतलब होता है कि एक जो बालक है वो अपनी प्राइमरी शिक्षा से लेके तमाम चीज़ों को लेके वो लगभग 25 वर्षों में कई चीज़ों में वो तकनीकी शिक्षा भी पूरी करने की स्थिति में आ जाता है। 25 वर्ष। अब वो रोज़गार की तरफ जाता है। तो इन 25 वर्षों को अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो 30 सालों का जो अनुभव रहा, जो 6 साढ़े 4 साल का राज्य आंदोलन अगर उस गहराई में जिन लोगों ने इसकी अगर वो गहराई से क्योंकि ये संभव नहीं हो पाता है आज की तारीख में, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जब मैं कई ऐसे लोगों से आपको अगर व्यक्तिगत रूबरू होंगे, कैसे उन्होंने उस समय घाव झेले, कैसे पीड़ा झेली, सुबह 4 बजे उठ के से लेके रात तक क्या प्लानिंग करते थे, वो कभी प्रकाश में नहीं आते। हमारा प्रकाश में आना हो सकता है कि हम संगठन हमने बनाया हुआ है, उस वजह से हमें आने पर लेकिन मुझे फ़क्र है कि मैं अपने उन लोगों की बात सबके सामने रख पाता हूँ या उस शब्द को ज़िंदा रखने का प्रयास रहता है। निश्चित जी रूप में पोलू जैसे यंग चैप ने जब शहादत दी है, बद्री जैसे यंग चैप ने शहादत दी है, मातृशक्ति ने शहादत दी है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो नारा था वो चरितार्थ इस आंदोलन में हुआ भी, खाली नारा तक नहीं रहा। अब इन जी 25 वर्षों में निश्चित रूप में क्योंकि लोग दोनों तरह से देखते हैं। सरकारें जो समझ रखने वाले जनप्रतिनिधि होते हैं, वो उसको उस दृष्टि से देखते हैं कि हम उसको आलोचना की दृष्टि से ना देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विकास नहीं हुआ है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, जैसे पलायन एक सतत प्रक्रिया है। पलायन आज से नहीं बचपन से होता आ रहा है, हम देखते हुए आ रहे हैं, होता है। लेकिन जो पलायन होता था, पहले अपने आदमी ड्यूटी पे जाता था, नौकरी करता था, तो वो 6 महीने में एक चक्कर ज़रूर अपने वापस या साल में जो जैसी व्यवस्थाएँ होती थी। जो फ़ौज में रहते थे तो वो 6 महीने में एक चक्कर अपने घर आते हैं और अपने नाते रिश्तेदारों से मिलके वो मिठाई लेके आना, उनको कुछ लेके आना, उस ज़माने में गुड़ भेली का ज़माना था, तो वो जी सब चीज़ें थी।
लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं तो पलायन आज भी है, लेकिन आज पलायन बोरी बिस्तर गायब होने वाला पलायन हो रहा है। गायब होने वाला पलायन हो रहा है। क्योंकि उस समय जो खेतियाँ थी, जो परिवार थे, जॉइंट फैमिलियाँ थी, आज बच्चा आदमी परिवार एक बच्चे तक सीमित हो गया है, कुछ अपनी आर्थिक मजबूरियों से, कुछ तकनीकियों से, कई चीज़ें इसमें हैं। ऐसे ही प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखता हूँ कि हमने इन 25 वर्षों में न जाने जो है दर्जनों क्या मैं कहूँगा सैकड़ों विधायक हमने दे दिए हैं। अगर उन 25 वर्षों के विधायकों की आप गणना करें। कम से कम हमने जो है 10-12 सालों के अंदर जितने मुख्यमंत्री देखे वो कायदे में 45 सालों में मिलने चाहिए थे। सड़कें गई हैं, कई सड़कें ऐसी भी गई हैं कि जो गाँव-गाँव तक को जोड़ा है, कई सड़कें ऐसी भी गई हैं जो व्यक्तिगत विधायक और व्यक्तिगत अधिकारी तक घर के गई हैं और कई गाँव अभी ऐसे भी हैं जो एक छोटे से 100-200 मीटर या 500 मीटर की सड़क को मोहताज हैं 25 साल बाद भी। जी। ये देख के कि जब हम देखते हैं कि वो अपना गाढ़ गधेरे को या उस नदी को घिरनी और चक्री के माध्यम से जब वो ट्रॉली में बैठ के पार करते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि अब तो 6 बज गए ना, अब नहीं, अब कोई नहीं कि 25 हुँ, वर्षों में किसी भी सरकार ने ईमानदार पहल नहीं करी कि खटीमा, मुजफ्फरनगर, मसूरी के लिए एक झूठ-मूठ दिखावे के लिए भी पैनल बनाया हो, कि ये पहल करेंगे। उन शहीदों को न्याय दिलाने के लिए हमने एक पैनल बनाया है। जब भी करा, जी, राज्य अनुकारी संगठनों ने, राज्य अनुकारियों ने किया। हम अपना जितना हमसे हो पाता है, जितने हम सक्षम हैं, हम अपनी आजू उठाने का काम करते हैं। और सुनवाई चल रही है, उसपे कई लोग हमारे अधिवक्ता रमन साह जी जैसे लोग हैं या पृथ्वी सिंह नेगी जैसे लोग हैं, कई हमारे जो और नेगी जी हैं, बहुत सारे लोग जो पैनल में हमारे को व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। एक जी। राज्य के लिए जब कोई घर बनता है, तो उस घर में सबसे पहले ये होता है, भई खाना बनेगा कहाँ? किचन कहाँ है? हुँ, वो किचन हम नहीं बना पाए। 25 वर्षों के बाद हम अपनी अस्थायी राजधानी तय नहीं कर पाए। तो क्या ये अपरिपक्वता है या ये साजिश है? ये किसी अधिकारी का वो दबाव में है, अधिकारियों के दबाव में रहा 25 वर्ष या राजनीतिक जो क्षमताओं की कमी थी या मुख्यमंत्री या जनप्रतिनिधियों के विजन में कमी थी कि आपकी किचन ही नहीं बनाया आपने तो। सचिवालय को अगर आप ये किचन कह रहे हैं तो सचिवालय तो फिर बनेगा और रिस्पना नदी के किनारे जो विधानसभा है, वो विकास भवन से विधानसभा में जो परिवर्तित हुआ था और मैं कहूँगा कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता था वो सचिवालय में जो कन्वर्ट हुआ है, वो चीज़ें अगर ये इसके दायरे तक रखना है तो फिर उस राज्य बनाने की परिकल्पना का क्या होगा? जब गैरसैंण चंदन नगर जब नाम दे दिया गया था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पे, तो उसका निर्धारण क्यों नहीं हुआ? उसका स्थायित्व क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात रोजगार और संस्कृति अपनी वैचारिक पहचान के लिए हमने इस राज्य आंदोलन को लड़ा था। उन जल जंगल जमीन पे दम भरने के लिए हमने ये आंदोलन लड़ा था कि हमारे पास तो ये सब चीजें हम तो बहुत मजबूत स्थिति वाले प्रदेश बन सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि सबने जो भी मुख्यमंत्री आया उन्होंने कहा ये हर्बल प्रदेश बनेगा, दूसरा मुख्यमंत्री आया उन्होंने कहा ये ऊर्जा प्रदेश बनेगा, तीसरा मुख्यमंत्री आया ये पर्यटन प्रदेश बनेगा। तो सब अपने-अपने हिसाब से कि कहीं दूसरे की बात को ओवरलैप करते हुए बनाते चले गए। किसी ने भी छूटे हुए मिशन को पूरा करने का प्रयास नहीं किया। बड़ा दुःख होता है कि अगर नरेंद्र तिवारी जी ने कहा था कि मेरी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो मैं ये कहूँगा मैं उसको देखिए पॉजिटिव वे में भी लेना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर जिस परिप्रेक्ष्य में कहा राजनीतिक सोच से उन्होंने जिस हिसाब से कहा होगा, लेकिन बाद में मैं समझता हूँ उन्होंने वो प्रायश्चित भी किया। प्रायश्चित मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, उन्होंने इस राज्य को वो चीज़ें एक फाउंडेशन जिसकी डाली थी, आज भी हम उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आईटी पार्क कभी सपने में हमने कहा यार ये क्या है आईटी पार्क ये? हमारे को इतनी जानकारी नहीं थी और आज उस आईटी पार्क में प्राइवेट भवन बने हुए हैं, प्राइवेट ऑफिस बने हुए हैं, वो हम हमारे बच्चे आज भी नोएडा, बंगलौर और हैदराबाद जा रहे हैं। मतलब ये हमारी असलियत है कि हमारी सरकारों ने कितनी गंभीरता से इस काम को किया है। आईटी पार्क के नाम पे राज्य सरकार ने अपना आईटी पार्क ज़रूर स्थापित किया हुआ है। लेकिन मुझे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं। आप जो कई चीज़ें हमारे ज़हन में नहीं आती क्योंकि हम पीड़ित हैं तो हम ज़्यादा उस चीज़ को जी, लगता है। बताइएगा। मैंने अभी दिन में शकुंतला रावत जी से भी बातचीत की। मैंने उनसे पूछा, अभी हम रजत जयंती की बात कर रहे हैं, इस कार्यक्रम की बात हो रही है, तो कि कोई निमंत्रण पत्र आता है आप लोगों को? कोई बात होती है इसकी? क्योंकि अब तो गिने-चुने लोग बचे हैं जो उस आंदोलन का हिस्सा रहे थे। कुछ होता है ऐसा आप लोगों के लिए? आंदोलनकारियों की नज़र से मैं पूछ रहा हूँ कि उनके लिए क्या होता है? बाकी आम जनता बाद में पूछूँगा। आपके
बिल्कुल, आपने बहुत मर्म को छूने वाली बात कही है। मैं व्यक्तिगत रूप से जिला प्रशासन इन दिनों हमारी खोजबीन तेज़ हो जाती है, कि यार कुकृति जी ज़रा बताइए यार आस-पास कौन लोग हैं, किनको है थोड़ा कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे प्रदेश की असलियत है। नरेंद्र दत्त तिवारी और खंडूरी की सरकार तक क्या होता था कि सूचना विभाग में बाकायदा पूरे एड्रेस होते थे। उनका पद, नाम और वो सब होते थे। संगठनों के नाम होते थे और उनको 26 जनवरी से लेके 15 अगस्त से लेके तमाम राज्य स्थापना दिवस इन चीज़ों का हुआ करता था। लेकिन इन अगर 10-12 सालों को अगर हम देखें, इसमें सूचना विभाग अपने में मस्त है, सरकारें अपने में मस्त हैं, संस्कृति विभाग का वो हाल है कि बोल के बोलना पड़ता है कि आपके यहाँ से निमंत्रण पत्र नहीं गए हैं। अच्छा, हम भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी मातृशक्ति कहती है कि बुलावा तो आया ही नहीं, निमंत्रण तो आया ही नहीं। तो उसमें कहीं न कहीं राज्य स्थापना दिवस पे मुझे आज भी याद है कि शायद निशंक जी ने उस समय जब बड़ा भोज किया था स्थापना दिवस पे, तो उस समय राज्य अधिकारियों को वहाँ आमंत्रण किया गया था। उसके बाद से वो अगल और बगल झाँकते हैं, शहीद स्मारक में हम अपना कार्यक्रम करते हैं। जब हम आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, तो वहीं तूर और दाल की भात बनाते हैं या हलवा बाँटते हैं। हम तो बराबर जो हमारा निमित्त है अपने अर्थव्यवस्था के हिसाब से हम वो काम करते रहते हैं, चाहे कोई भी चीज़ें। अब कल भी हमारी इस चीज़ को लेके बैठक है, आगे हमारी इगास को लेके और ये रजत जयंती की तैयारियों को लेके और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि आंदोलनकारी मंच ने अगर इगास का एक आगाज़ शुरू किया था, वो आज जो है प्रतिस्पर्धा बन गया है इगास आज प्रदेश के अंदर, तो मुझे खुशी है इस बात की। राज्य स्थापना दिवस पे अगर हम सम्मानित करते हैं कुछ हट के यूनिकों को, अपने आंदोलनकारियों को, हमने पिछले कुछ टाइम से ऐसा किया कि जो आंदोलनकारी हमारे पूरे सीनियर लोग हैं, जो घर से नहीं निकल पाते हैं, उनको घर जाके उनको उत्तराखंड गौरव सम्मान से हमने सम्मानित किया, शॉल उड़ा के उनको सम्मानित किया। जो काम सरकारों की एक छोटी-छोटी यूनिटों और विधायकों को करना चाहिए था। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि आंदोलनकारी मंच पिछले 23 वर्षों से अपने लगातार राज्य हितों से लेके और अपने व्यक्तिगत जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण की बातें वो उठाता रहा है। लोकायुक्त रहा हो, राजधानी रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर नहीं निभाया है। उसमें जो है सरकारों ने उसका संज्ञान लिया और मुझे आज भी याद है कि सरकार के एक कोई बहुत पुरानी सरकार के ओएसडी थे, आज से 15 साल पहले कि आप लोग भी पैरेलल गवर्नमेंट हो आप लोग भी पैरेलल गवर्नमेंट हो, अगर हमसे कोई चीज़ गलत होती है या हम कोई चीज़ भूल गए हैं, तो आपकी ठीक है। आवाज़ और आपके आंदोलन, आपकी इन चीज़ों से सरकार जो है जागने का काम करती है। अब मैं विकास के मीटर को थोड़ा सा आपके चश्मे से देखना चाहता हूँ जो आपने कहा विकास जो है सतत प्रक्रिया है उसमें हम बात नहीं सकते कहीं पर लेकिन मैं आज जब भी देखता हूँ आज ही मैंने एक खबर देखी जिसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना जो राष्ट्रीय केंद्रीय योजना है उस योजना के तहत 6000 गांव उस योजना के दायरे से बाहर हो गए वो इसलिए हो गए क्योंकि मानक पूरे नहीं करते मैंने मानक खगोलना चाहा हाल तब है जब हम पोस्टपेड कनेक्शन में अपने यहाँ से पोस्टपेड कनेक्शन है और ये जी अब नहीं मैं कई सालों से झेल रहा हूँ। तो ये हमारी वस्तु स्थिति है ये प्रदेश नहीं की। मैंने एक चीज बुनियादी जब जरूरतों की बात करते हैं सड़क का जिक्र किया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सड़क योजना जो चलती है उसमें 6000 गांव बाहर हो गए मानक नहीं पूरे किए पर मैंने कहा मानक क्या होते हैं जरा देखूं तो पता लगा कि गांव में 250 की जनसंख्या होनी चाहिए तभी सड़क जाएगी और सरकार ने पैरवी की है उसमें 200 गाँव की और फिर भी 5800 गाँव ऐसे हैं जहां सड़क नहीं जा पाएगी ये हालत हमारे यहाँ के विकास की है मुझे ऐसी तस्वीर दिखाई देती मेरे यहाँ नहीं है। हाँ तो आप थोड़ा विकास पर बात कीजिएगा ना थोड़ा बताइएगा मैंने शकुंतला जी से ही पूछा था उन्होंने कुछ नहीं बताया बोला मेरे पास है ही नहीं बताने के लिए जैसा हम चाहते थे जैसा होना चाहिए था वो कुछ नहीं हुआ मैं क्या बताऊं आपके पास कुछ है वो पॉजिटिव अच्छा चीजें भी ठीक है, रखिएगा ठीक। विकास को लेकर क्या हम ये कह सकते हैं कि 25 सालों में हाँ हमने आईटी पार्क का जिक्र कर लिया और भी तमाम चीजों का राजधानी में तो फंसे ही पड़े हैं हम अभी तक कुछ हुआ है ऐसा कि जिससे हम कहें कि हाँ ये हमारी उपलब्धि है ये हमारा अचीवमेंट है 25 साल का सरकारों का नहीं, जिसमें देखिए निश्चित रूप में इन 25 वर्षों में मैंने कहा ना कि हमने बहुत चीज़ें अचीव करी हैं और विकास सतत प्रक्रिया में ये पहले ही कह चुका हूँ। चाहे हम किसी चीज़ कई चीज़ों को लेके अगर हम यहाँ एक कहने के लिए जैसे स्पोर्ट्स के आजकल चल रहा है, तो आइस रिंक हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आइस रिंक का कर रहे हैं। खेलों को उसको लेके स्टेडियम जिस प्रकार से तैयार हुआ है। देखिए रख-रखाव की बात और देख-देख तो ये बात की चीज़ें हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जुड़ाने का प्रयास किया है अब किस सरकार ने किस परिप्रेक्ष्य में किया है, किस उद्देश्य से उसको कैसे लेके आगे चलना है, फलों पर कैसे काम होना चाहिए, फलों को लेके हमने किया है।
तो लेकिन जी, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे सड़कें हैं मैं आपको कहूँ, अब ऑल वेदर रोड है, तो ऑल वेदर रोड नाम दिया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक पहल हो सकती थी क्योंकि सीमांत प्रदेश हम लोग हैं, उस चीज़ को लेके वो ज़्यादा प्रयास किए गए थे। ये नहीं था कि खाली एक आदमी जाए और वहाँ जाए। वो एक चीज़ अगर अगर उसका सुखद पहलू भी है तो लेकिन उसका दुखद पहलू ये है कि जो आदमी रास्ते में रुक-रुक के जाता था, जो छोटे ढाबे, होटल और वो जो चलते थे, वो थोड़ा-सा जी, उनके उन कामों पे प्रभाव पड़ा है। और पहाड़ हमारे थोड़े से कमज़ोर हुए हैं क्योंकि जो स्पीडली उसमें काम हुआ है। साथ-साथ हमने जो सुरंग का काम शुरू किया है, रेल पहुँचाना एक बहुत बड़ा मकसद था, उद्देश्य था, वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन दोनों कामों को जब हमने एक साथ छेड़ दिया तो वो हमने कहीं न कहीं मुझे लगता है शायद जल्दबाज़ी हो गई है या जिस उसपे वैली में या जिस पहाड़ों पे सुरंग खोदी गई थी, तो ऑल वेदर रोड का को दूसरे पहाड़ पे या उसके समकक्ष उसके पैरेलल जो दूसरे पहाड़ थे, उस पे काम किया जाना चाहिए था। तो ऐसे ही जी, अब मैं अपना उदाहरण दूँ, मेरे यहाँ क्या है कि किसी ज़माने में जैसे बस जाती थी, सब कुछ है, इंटर कॉलेज है, सब कुछ है और डिग्री कॉलेज मात्र एक है, वो भी जो वहाँ पे उन्होंने प्रयास किए योगी जी ने, उनके गाँव के पास जो है, मेरे यमकेश्वर में। अदरवाइज़ मेरे गाँव में अभी खुद सड़क नहीं है। हम कई बार उसको पहल कर चुके हैं। अब कहते हैं कि भई 250 आदमी होने चाहिए। कई लोग गाँव ही इसलिए छोड़ रहे हैं कि सड़क ही नहीं है। आज आबादी में आपको सत्यता के साथ बताऊँ जहाँ बिजली, पानी, सड़क और वो है, वहीं पे आज आबादी टिकी हुई है। या तो फिर सड़क की कनेक्टिविटी आप पैरेलल कर देते कि भई 300 मीटर, 500 मीटर पहले उसको डिस्कनेक्ट किया जाएगा, वहाँ तक आप पैदल चलेंगे या आएँगे। लेकिन गाँव में कई जगह ऐसी स्थिति हो जाती है कि ये तो रोज़गार जिला स्तर पे किया जाए। तो उससे क्या होगा कि जैसे रोज़गार के बहुत साधन खुले हैं, फैक्ट्रियाँ खुली हैं, लेकिन उसमें 70% का पालन अधिकारी नहीं करवा पा रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं करा पा रहे हैं। इंडस्ट्रियाँ बहुत खुली हैं, कई कंपनियाँ आई हैं, मैं इसको झूठ कैसे पीछे प हट जाऊँ मैं इससे? तो ये एक से एक आप डिग्निटी आप देखिए ना जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उत्तराखंड के युवा या अधिकारी या जितने तमाम लोग जो हैं, यूएनओ तक हमारी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। विकास ठीक है। को लेके जिस परिप्रेक्ष्य में विकास का परिभाषा खाली हम सड़क और बिजली पानी को लेके नहीं दे सकते, लेकिन सच्चाई जी, ये है कि जैसे मैंने आईटी पार्क का उदाहरण दिया था, तो उसको उसके ऊपर बहुत फौरी तौर पे काम करके उसको हम एक ऐसे स्तर पे ले जा सकते थे कि जो आस-पास के गाँव के लोग हैं, अगर हमारे बच्चे हैदराबाद और बैंगलोर जा रहे हैं, तो मेरे बाकी के 12 जिले के लोग देहरादून और हल्द्वानी की तरफ आकर्षित होते, कि हम अपने राज्य के बॉर्डर पे ही हमें आईटी का काम मिल रहा है, जो दूर नहीं जी, जा सकता अपने माता-पिता को छोड़ के। ऐसे ही हम ये कहना चाह रहे थे कि फल पट्टी को लेके था, तो फल पट्टी अगर खाली उत्तरकाशी तक सीमित है, तो हर्षिल तक सीमित है, क्या उसका दूसरी तरफ उसके लिए परिप्रेक्ष्य में काम होना चाहिए था? अखरोट की घाटी कौन-सी बन सकती थी? माल्टे की घाटी को कैसे डेवलप कर सकते थे? या जो उड़द की दाल है हमारी, राजमा है, गैथ है, इनको हम कैसे किन घाटियों को कहाँ-कहाँ पे जहाँ पे उत्पादन है, उस पे काम किए जाने की आवश्यकता है। अब विचार और गोष्ठी इस पे होनी चाहिए था। अभी सरकार ने प्रवासियों को लेके एक वो करा है कि सम्मेलन करने जा रही है सुझाव के रूप में। मैं निश्चित रूप में उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन पीड़ा भी होती है कि जिन लोगों ने इस राज्य की परिकल्पना की थी, जी, जिन लोगों ने इस राज्य के लिए अपना खून-पसीना एक करा, क्या उन लोगों से सुझाव नहीं लिए जाने चाहिए थे? उनको लेकर सरकार को बैठक नहीं किए जाने चाहिए थे? 25 वर्षों का जो खुशी उन लोगों को होगी, सरकार तो राजनीतिक औपचारिकता निभा रही होगी, शासन अपनी शासनिक औपचारिकता निभा रहा होगा। आप उसको देखिए ना जिस लोगों ने उस सींचा है उस अपने रात खून दिन पसीने से उस राज्य को, तो उनको कहीं न कहीं इसमें हिस्सेदारी किए जानी चाहिए थी और उसका आसान तरीका ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता था, कि सरकार जी, सबको एक साथ नहीं बुला सकती, लेकिन हमारे ठीक, 70 विधायक होते हैं, मेयर, जी। नगरपालिका होते हैं। एक सवाल 2 सवाल मेरे हैं, वो ज़रूरी मैं करना चाहता हूँ, अब वक़्त ज़्यादा नहीं है। एक सवाल ये कि 25 सालों में एक सरकारों की अस्थिरता या मुख्यमंत्रियों का बदला जाना ये किस तरीके से आप देखते हैं? कितना बड़ा नुकसान डेंट है प्रदेश के लिए ये, किस तरीके से? ये निश्चित रूप में ये प्रदेश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उसमें कई बार मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर हमें भी लगा कि यार ये मुख्यमंत्री ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमने भी विरोध की आवाज़ें उठाई हैं। लेकिन विरोध की आवाज़ उठाने का मतलब मैंने कहा ना ये राजनीतिक अपरिपक्वता हमारा कारण है। और जी, लालसा आदमी को मुख्यमंत्री, मंत्री बनने की है, विधायक बनने की है। जो प्रधान था वो विधायक बना मंत्री, मंत्री के लिए वो लालसा जिस प्रकार से जद्दोजहद चल रही है। और ये प्रदेश के लिए अस्थिरता इसलिए है कि फिर वो पूर्व के नाते सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं, फिर दोबारा शपथ ग्रहण समारोह होता है, सारा अमला बदला जाता है, सब अपने हिसाब से पर्दे रंगीन रंग-रोगन कारपेट सब बदले जाते हैं, वो सारा आर्थिक बोझ हमारे ऊपर सरकार के ऊपर, देश के ऊपर पड़ता है। जी। एक सवाल और है, ये हाल में हम लोगों ने बहुत चर्चा इस पर की है।
हम लोगों ने जैसे उत्तराखंड के सियासी सफर को देखा या अब तक के सफर को देखा, उसमें ना एक अलग सा रंग क्लेवर अभी हाल में हम लोगों ने देखा, जिसमें एक जिहाद जैसे शब्द आ गए, कुछ आंदोलनकारियों को वामपंथी, कुछ को माओवादी। अभी मैं देख रहा था कि चौखुटिया वाले पदयात्रा कर रहे हैं अस्पताल को लेकर देहरादून पहुंचने की। वहां के बीजेपी के विधायक के उम्मीदवार रहे, महज 200 वोटों से हारे थे कांग्रेस के उम्मीदवार से। वो कहते हैं कि ये तो वामपंथी लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, ये राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, अब आंदोलन नहीं है। ये वाली जो एक परिभाषा आंदोलनकारियों को लेकर गढ़ी जा रही है, क्या उस दौर में जब आपने आंदोलन किया था तब भी कुछ ऐसा ही होता था? ये क्या कहता है ये माहौल? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप में इसमें क्योंकि राजनीति स्तर वाक़ई में नीचे गिर चुका है। मैं आज अटल जी का पुराना भाषण संसद में देख रहा था और उन्होंने यही कहा था, लगा लो उस व्यक्ति ने उसी समय कल्पना कर ली थी कि हम लोग राजनीतिक जो है, स्तर हमारा नीचे गिरता जा रहा है। जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो बात चल रही है। अगर सत्ता में आना है तो सत्ता में आने के लिए आप कोई सा भाषण, कोई सा शब्द, कोई सा वो इजाद कर दीजिए। तो इस तरह की भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। अगर चौखटिया से आंदोलन चला है, तो उत्तराखंड मूवमेंट में जो आंदोलन चला है, मैंने कहा ना कि उस समय कई लोग हमारे कुछ नारे लगा देते थे कि दिल्ली दूर बीजिंग नज़दीक। जो मतलब आवेश में आके जब सरकारें नहीं सुनती थी। लेकिन उसमें भी हमारे बीच के ही लोग होते थे कि नहीं भई हम राष्ट्रवादी, गांधीवादी इंद्रमणि बडोनी जी के उसमें हम लोग चलने वाले लोग हैं और वो आंदोलन बड़े शांतिवादी तरीके से चला। इतनी शहादतें दी मुझे बताइए आप अगर मुंबई महाराष्ट्र वाले उसको छोड़ दिया जाए, क्या छत्तीसगढ़, झारखंड और तमाम और जो प्रदेश हैं जो जिनको लेके डिमांड कितनी शहादतें हुई उसको लेके, वो भी निहत्थे। और हमें झारखंड आके कहते हैं कि भाई ऐसे बैठे-बैठे थोड़ी आंदोलन में राज्य मिलेगा। हम तो तीर कमान भी चलाते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये हुआ तो ये फेलियर ही तो है 25 वर्षों का, कि आज वहाँ डॉक्टर नहीं बैठ रहा है, डॉक्टर के लिए जो लिखा जा रहा है वो बदलाव की स्थिति है। इसका मूल कारण ये है कि क्या कारण है कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार में एक-एक कर्मचारी और अधिकारी अपने जिलों और प्रदेशों में मंडल और कमिश्नर, डीआईजी बैठते थे और आज राज्य बनने के बाद हम अपने घर के जो है उन सिंहासनों पे नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये जी। ढिलाई है, राजनीतिक परिपक्वता है और व्यक्तिगत उनको साधने के लिए ये सब चीजें हैं और अंकुशता की कमी है। अच्छा, एक छोटा-सा सवाल का जवाब देते चलिएगा, क्योंकि मैं उत्तराखंड को जब देखता हूँ तो उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल को देखता हूँ जो अभी मैं जिन शख्सियत का मैंने ज़िक्र किया, अनिल शाही जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी यही नारा वहाँ पे बताया। जो आपने कहा ना बीजिंग वाला और दिल्ली दूर वाला ये वाला नारा, वो कह रहे थे ये यूकेडी का उस दौर में आंदोलन में यूकेडी का नारा था, यूकेडी का नाम ये नहीं था, वो जम्मू कश्मीर के किसी नाम का ज़िक्र करते बोला वैसा कुछ नाम था, बाद में इन्होंने नाम बदल दिया और यही लोग अब प्रदेश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यूकेडी को लेकर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ आज के दौर में जब युवा जुड़ रहे हैं या युवाओं का कुछ एक अलग सा बूम दिख रहा है। देखिए, ये इतिहास गवाह है इस बात का लेके कि हर चीज़ों को लेके समय-समय पे आंदोलन हुए हैं। जब चीज़ें जी, एक दायरा होता है, घड़ा जब भरने लगता है तो वो छलक के बाहर आएगा। और ये जी, 25 वर्षों के अंदर या राज्य जब बना तो राज्य के लिए भी डिमांड 79 से 52 से सीपी जोशी जी के टाइम से चल रही थी। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें बनी, जो छात्रों ने जब मूवमेंट में बाहर निकल के आए, पौड़ी की जो रैली हुई और उसके बाद तमाम जो छात्र संघ सम्मेलन हुए, उनसे जो है हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, सैनिक, कल सारे कर्मचारी मिले। यही स्थिति अब हो गई है। असल 9 जिलों की जो वस्तु स्थिति है, स्वास्थ्य को लेके यही है। स्वास्थ्य मंत्री इतना सब होने के बावजूद भी क्या स्वास्थ्य मंत्री की ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वहाँ जाते, कि बताइए भाई क्या चीज़ है? मैं करूँगा। ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता यहाँ पे इस प्रदेश को ले डूब रही है। मतलब आप जो है दौरे पे दौरे मारे जा रहे हैं, लेकिन आप उस जगह पे नहीं जा रहे हैं। और अगर कोई ऑर्डर अगर मुख्यमंत्री करते हैं, तो वो अगले दिन ही कैंसल भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं देहरादून की आप स्थिति देखिए ना अस्थायी राजधानी में, कल फिर हुँ, बड़ी हेडिंग बनी हुई है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाएँगे। दून मेडिकल कॉलेज के सेंटर ऑफ द पॉइंट जो एक गरीब के लिए सबसे वो होता है और मतलब मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कहने में कि 25 वर्षों की दूरी जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो मैं कसम खा के कह रहा हूं कि दून अस्पताल 101% बेटर था जो सामान्य अस्पताल था और आज हम इतनी प्रगति करने के बाद इंस्ट्रूमेंट लाने के बाद ऑपरेटर्स लाने के बाद उसके ऑपरेटर नहीं रख पा रहे हैं। मैंने कहा ना कि अंकुशता की कमी है। वो क्यों है? क्योंकि अधिक जन नेताओं के अंदर अपने अंदर भी कुछ कमियां हैं। जी। और ये वो जो नए उद्देश्य लड़कों को जो कहना ये शब्दों का इजाद करना ये मिसलीड करने के लिए कुछ सलाहकार होते हैं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए इन शब्दों का इगाज करवाते हैं। अच्छा, 2027 के लिए उत्तराखंड क्रांति दल को कहाँ पर आप देख रहे हैं? जब वो कुछ नए चेहरे, युवा चेहरे उसमें दिख रहे हैं, तो जोश जैसा दिख रहा है मुझे।
देखिए, निश्चित रूप में अगर उत्तराखंड क्रांति दल की मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, जिन लोगों ने इस राज्य को लड़ने के लिए अपने सड़कों पे आए थे और उनको देख के सारा मॉब एक हुआ था, फिर सामूहिक संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी गई। आज मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा-सा उत्तराखंड क्रांति दल थोड़ा फ़ोकस करे, हमारी खुद विचार उनसे मिलते हैं, वो काम हम खुद करने का प्रयास करते हैं क्षेत्रीय दल के नाते आंदोलनकारी मंच, तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा-सा सब ठीक-ठाक रहा, तो 10 से 15 सीटें ये लाई जा सकती हैं। मैं अगर हर जिले की 1 सीट में कहूँ तो। अगर सबसे वैसी स्थिति में भी मैं बात करूँ, एक जिला 1 सीट भी लेके चलें, तो 13 से 15 सीटें आ सकती हैं। जी, इसके लिए तैयारी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी मेरे साथ मेरे को वक़्त देने के लिए और बात करने के लिए। तो तमाम मसले हैं प्रदेश के जो अभी भी अनसुलझे हैं पहेली बने हुए हैं लेकिन उन सब के बीच कुछ चीज़ें अच्छी भी होती दिखाई दी। अब विकास की बात होती है भई ऑल वेदर रोड, टनल का बनना, ये बनना, वो बनना, ये भी सतत प्रक्रिया है, चल रहा है। लेकिन जो नहीं हो पाया, वो सबसे बड़ी बात, वो सबसे बड़ी चुनौती आज है। जिस तरीके से आंदोलनकारी जो लोग रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है, वो लोग ही संतुष्ट नहीं हैं। वो कहते हैं तब कुछ और बात थी, आज 25 साल होते मसला कहीं और ही ट्रैक पर चला गया है। हालाँकि उसी रफ्तार के साथ चलना पड़ेगा जिसके साथ देश और दुनिया चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या उन पुरानी बातों को, उन सपनों को, उन अवधारणा को बदल दिया जाएगा, जो उत्तराखंड अलग राज्य की माँग को लेकर गढ़ी गई थी? ये अपने आप में सवाल हो सकता है। आप क्या कहेंगे? आप बताइएगा कमेंट के ज़रिए, शेयर करिएगा इस चैट को, इस चर्चा को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।